जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका पर स्वागत करता हूं। हमने रेलवे के एग्जाम को देखते हुए टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट चालू किया है, जो कि रुक्मणी प्रकाशन का है और यह है वॉल्यूम 1, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आज का हमारा जो सेट नंबर होगा वो होगा सेट नंबर 4। चलिए देखते हैं सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि द्रव ए का अपर्तनांक 1.47 है, तो इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य है कि द्रव ए में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 1.47 गुनी कम हो जाएगी। ऑप्शन बी में है कि द्रव ए में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल से 1.47 गुना अधिक हो जाएगी। अगला ऑप्शन क्या है कि द्रव ए में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल से 1.47 गुना बढ़ जाएगी। और चौथा ऑप्शन है कि द्रव ए में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से 1.47 गुना अधिक होगी। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि द्रव ए में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 1.47 गुना कम हो जाएगी। अब देखिए, जिस द्रव का अपर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना कम होगा। अब देखिए, अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको हम सी से सूचित करते हैं, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ये होता है अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखिए, अपवर्तनांक प्रकाश का अपवर्तनांक तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती 1/तरंग दैर्घ्य। जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा। इस प्रकार जो होता है कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक, और लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, उसका अपवर्तनांक कम होता है। अगला प्रश्न क्या है कि इमल्सीकृत वसा का पाचन किस प्रकार होता है। लाइपेज द्वारा, लाइपेज या हाइड्रोलेज द्वारा, पित्त लवण द्वारा, या पित्त वर्णकों के द्वारा। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 लाइपेज के द्वारा। अब वसा को इमल्सीकृत करने का कार्य पित्त रस द्वारा करता है। और वसा क्या है, तो वसा ट्राइग्लिसराइड होता है, और पित्त रस भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। अगला प्रश्न क्या है कि लोलक की कला विधि किस पर निर्भर करता है। लंबाई के ऊपर, द्रव्यमान के ऊपर, समय के ऊपर, या तापक्रम के ऊपर। देखिए, लोलक की जो कला विधि होता है वह दो चीजों पर निर्भर करता है। किस पर करता है, दो चीजों पर। एक तो आपका लंबाई पर करता है, दूसरा आपका गुरुत्वीय त्वरण पर करता है। देखिए, इसका फॉर्मूला आता है आवर्तकाल टी बराबर क्या आता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ये आपका लंबाई पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है कि ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। बीसीजी का, डीपीटी का, हिप्स का, हिब का, या वेरीसेला का। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बीसीजी का। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। और 1905 में कालमेट और ग्यूरिन ने इसका निर्माण किया था ट्यूबरकुलोसिस का। और बच्चे के जन्म के 1 सप्ताह के भीतर यह वैक्सीन दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति किस बिंदु पर बनेगा और डैश होगा, यानी बड़ा होगा कि छोटा होगा। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। यहाँ पर आपका क्या आता है, ध्रुव होता है, पी होता है, यहाँ होता है। इसके बीच में कहीं भी वस्तु रखेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच में वस्तु कहीं भी रखेंगे, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, इधर बनेगा प्रतिबिंब, और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे और बड़ा। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के पीछे और बड़ा। देखिए, अवतल दर्पण को हम लोग डॉक्टरी दर्पण के रूप में प्रयोग करते हैं, सेविंग मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। और अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो होता है ऋणात्मक। और अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग गाड़ी के हेडलाइट में भी करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अफीम का मुख्य अवयव क्या है। मार्फिन, हेरोइन, एट्रोपिन, या क्विनीन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 मार्फिन। अफीम का पौधा पोपी पेपवर सोमेनिफेरम फेरम है। हेरोइन भी अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं न्यूमेरिकल का है
कि 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 केजी द्रव्यमान के राइफल से 35 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, तो राइफल का प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग क्या होगा? राइफल का वेग क्या होगा? मान ली गोली का द्रव्यमान, इसका फॉर्मूला क्या होता है? m1 v1 बराबर m2 v2। m1 मान लीजिए कि गोली का द्रव्यमान कितना है? 50 ग्राम, उसको केजी में बदलना है। 50 बटे में 1000 से भगा देंगे, गुना v1 इसका कितना है? इसका 35 मीटर पर सेकंड बराबर m2, यानी राफेल का द्रव्यमान कितना? 4 केजी। इसका वेग निकालना है तो x निकलेगा, ये पीछे की ओर जब बंदूक चलाएगा तो पीछे की ओर वेग देगा, ये ऋणात्मक में आएगा। यहाँ से इसको 0 से 0 कटाएंगे, हल करने के बाद क्या आएगा? 0 पॉइंट, ये था आपका 50/1000 था। हल करने के बाद 0.05 गुना में 35 और बटे में 4, ये आ जाएगा आपका वेग, v2 का मान आएगा। यहाँ से जब हल करिएगा तो वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइनस 0.44 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड आएगा, यहाँ पर सेकेंड होगा। इस प्रकार राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है कि प्रोपेनोइक अम्ल के नाम में कौन सा प्रत्यय होता है? प्रोप, ओइक अम्ल, प्रोपेन या एन? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ओइक अम्ल। क्या होगा? ओइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? C2H5COOH, ये होता है प्रोपेनोइक का सूत्र। अगला देख सकते हैं, ये मैथ रीजनिंग का है, मैथ का है ये। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ क्या है कि कोस्मोलॉजी ब्रह्मांड से संबंधित है, तो मार्फोलॉजी किससे संबंधित होगा? वो होगा सजीवों की संरचना से। अगला प्रश्न क्या है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? शाहरुख खान, अल्लू अर्जुन, रणबीर कपूर या ऋतिक रोशन? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, शाहरुख खान। और सर्वश्रेष्ठ महिला में पूछेगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में पूछेगा तो होगा रानी मुखर्जी। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म में बोलेगा तो होगा जवान, जवान फिल्म को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ पूछेगा कि निर्देशक में, तो संदीप रेड्डी वांगा, जो कि एनिमल फिल्म के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया है? श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार या भूटान? हमारा पड़ोसी देश म्यांमार ने किया है, ऑप्शन नंबर सी। ये सारे के सारे पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं, ये न्यूमेरिकल का है। यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम है तो 1 mm लंबाई में तरंगों की संख्या क्या होगी? तरंगों की संख्या क्या होगी? देखिए, तरंग संख्या बराबर क्या होता है? तरंग संख्या बराबर होगा 1 बटे तरंग दैर्घ्य, 1 बटे तरंग दैर्घ्य। और 1 बटे तरंग दैर्घ्य बराबर क्या हो जाएगा? 1/4000 एंगस्ट्रॉम गुना 10⁻⁻10। इसको जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻10 बाय 400,000। इसको जब हल करेंगे तो 1000 गुना में 10⁻7 बाय 4000। और इसका आगे जब हल करेंगे तो वो कितना आएगा? तो आएगा 25 गुना 10⁻5 पर मीटर। 1 mm में तरंग संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 1 mm में तरंग संख्या वो हो जाएगा आपका 25 गुना 10⁻5, ये हो जाएगा। आप पूछा कि 1 mm में तरंग संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 25 गुना 10⁻5 गुने में 10⁻−3 बराबर जब हल करेंगे तो इसको यह हो जाएगा 25 गुना 10⁻2 बराबर 2500 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगर डिटेल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप इसका पीडीएफ प्राप्त करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कपड़ा धोने का साबुन क्या है? कपड़ा धोने का साबुन क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उच्चतर वसा अम्ल, जिसको हम लोग फैटी अम्ल से बने सोडियम लवण का मिश्रण, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या संश्लेषित सल्फोनिक अम्लों से सोडियम लवण का मिश्रण? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, प्राकृतिक रूप से
पाए जाने वाले उच्चतर वसा अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। अब सोडियम सोडियम कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा या सोडा एस कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं कि 0.7 ओम प्रतिरोध 1 मीटर लंबाई और 0.2 mm व्यास वाले तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी? प्रतिरोध बराबर क्या होता है? प्रतिरोध प्रतिरोध यानी कि आर बराबर क्या होता है? प्रतिरोधकता इंटू एल बाय ए होता है। प्रतिरोधकता एल बाय ए। अब यहाँ से हम निकालेंगे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता बराबर क्या हो जाएगा? आर इंटू में ए बाय एल। क्या होगा? प्रतिरोधकता बराबर आर इंटू में यानी प्रतिरोध इंटू एरिया बटे लंबाई। अब देखिए प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है? वो जगह आपका प्रतिरोध प्रतिरोध कितना? 0.7 इंटू एरिया। एरिया आपका व्यास दिया 0 यानी कि ये पूरा वृत्त है, इसका व्यास दिया हुआ कितना? 0.2 mm। यहाँ से त्रिज्या कितना निकल जाएगा? 0.1 mm हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यानी वृत्त की परिधि यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना हो जाएगा? 0.0 आप देखिए ये mm में है, सबसे पहले इसको लेके जाएंगे किस में? सेंटीमीटर, फिर जाएंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 1 4 जीरो हो जाएगा, 1 पर 4 जीरो। कैसे कि अगर इसको पहले बदलेंगे 0.1 को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। इसको बदलेंगे हम लोग सेंटीमीटर में, तो इसको 10 से क्या करेंगे? भाग देंगे। 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 जीरो। फिर इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देने के बाद 1 पर कितना हो जाएगा? 1/10,000 हो जाएगा। 1/10,000। अब कितना हो जाएगा? 0.7 गुना पाई का मान 22/7 गुना इसका क्या होगा? 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान कितना हो गया? 10 पे पावर हो गया -4, गुना करेंगे 2 बार, 10 पे पावर -4। अब इसके उड़ाएंगे नीचे 0 10 आएगा, 7 से 7 कट गया। अब ये कितना हो जाएगा? 10 पे पावर -8 2.2। 10 से भागा देने के बाद गुना 10 पे पावर -8 ओम मीटर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लार का पीएच मान 6.2 से 8 होता है, या शुद्ध रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच, या शुद्ध जल का पीएच मान 9। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। इसका जो सही कथन होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सही है, क्योंकि शुद्ध रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 और लार का पीएच मान होता है 6.4 होता है। कितना होता है? 6.4। अब देखिए अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? 1। नींबू रस के पीएच मान कितना होता है? 2.2। सिरका का पीएच मान 3। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6, यानी मूत्र का पीएच मान 6। दूध का पीएच मान 6.5। शुद्ध जल का पीएच मान 7। आंसू के पीएच मान 7.3। खून के पीएच मान 7.4 यानी रक्त का। और चूना जल का पीएच मान 11 होता है। अगला प्रश्न आपका क्या है कि मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर हैं। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? आप लोग जान रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण g बराबर क्या होता है? gm बटे में आर स्क्वायर। क्या होगा? आर स्क्वायर। ये जो बड़की जी इसका मान कभी बदलता नहीं है। अब द्रव्यमान को बोल रहा द्रव्यमान और उसके गुरुत्वीय त्वरण को आधा कर दीजिए, तो क्या करेंगे? g गुना m/2 बाय r/2 का स्क्वायर। जब इसको हल करिएगा तो कितना आएगा? gm इंटू में 4 क्या आएगा? gm इंटू में 4 गुना 2 इंटू आर स्क्वायर। इसको 2 से कटाएंगे 2, ये कितना आ जाएगा? ये आपका जो मान आएगा 2 इंटू जी एम बटे में आर स्क्वायर। तो ये जी एम बटा आर स्क्वायर क्या है? जी है, तो कितना हो गया? 2g। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? मेरिस्मेटिक उत्तक, त्वचीय उत्तक, पेशी उत्तक या संयोजी उत्तक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 मेरिस्मेटिक उत्तक। ये पशु उत्तक नहीं, ये पादप उत्तक है। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है कि 80 ओम
120 ओम और 240 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों के इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी द्वारा इस संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं समांतर क्रम में क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 1 प्लस r3 करेंगे तो 1/80 प्लस 1/120 प्लस 1/में 240, सबका एलसीएम लेंगे तो 240 आएगा। यहाँ कराएंगे 3 बार में, यहाँ जाएगा 2 बार में, यहाँ जाएगा 1 बार में। सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा 6/240, कटाने के बाद क्या आएगा 1/40। अब जब यहाँ से r का मान कितना आ जाएगा, r का मान आ जाएगा 40। आपको जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, आई आर। आर का मान दिया आपको, आई का निकालना, भी दे दिया। भी कितना दिया 12 वोल्ट, 12 में आई का मान कितना हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 40। 4 से कटाएंगे इसको 10, 4 से कटाएंगे इसको 3, यानी क्या हो जाएगा 0.3 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे मोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता है जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं, जुकाम का, टाइफाइड का, निमोनिया या HIV एड्स। HIV होगा, क्या होगा, एड्स। HIV का फुल फॉर्म क्या था, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV रोग में रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। और एड्स वायरस सर्वप्रथम T4 क्या, T4 लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न आपका क्या होगा, देख सकते हैं ये मैथ का रीजनिंग का है, PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, वहां जाकर के आप सेट लगा सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहाँ है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या भारतीय संसद। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संसद। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस 33 अन्य न्यायाधीश होता है। टोटल मिलाकर के 34, कुल 34 न्यायाधीश होता है। क्या होता है, कुल 34 न्यायाधीश। और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है जो कि 50वें हैं। और मूल संविधान में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितना था, 8। मूल संविधान में था 8। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद, यानी कि उसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, लेकिन न्यायाधीशों की संख्या में जो वृद्धि करेगा वो भारतीय संसद करेगा, लेकिन उसकी नियुक्ति जो करेगा वो भारत के राष्ट्रपति करेगा कोलेजियम की सलाह पर। अगला प्रश्न क्या है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अंटार्कटिका वृत्त या कर्क रेखा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, कर्क रेखा। क्या होगा, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा हम देख लेंगे, पश्चिम से पूरब, तो यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना बिल्कुल दिखाया जा सकता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाना ये भी सही है। तारों का टिमटिमाना नहीं, यही गलत है। ये प्रकाश के प्रकीर्णन को नहीं समझाया जाता। ये प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण तो तारे टिमटिमाते हैं। और आसमान का रंग नीला, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। क्या, प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना। जब तारों का प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न परतों से होते हुए गुजरता है तो प्रकाश के वेग का मान घटता बढ़ता है। जैसे तारे का प्रकाश घटता बढ़ता प्रतीत होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि तारा टिमटिमा रहा है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से इस आयन में अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, किसमें अधिकतम युग्मित इलेक्ट्रॉन है, कॉपर 2 प्लस, सोडियम 1 प्लस, क्रोमियम 3 प्लस या लोहा 3 प्लस। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा 3 प्लस। अगला प्रश्न क्या है, एक विद्युत परिपथ में 5 एक समान बल्ब एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में 220 वोल्ट
कि बैटरी के साथ संयोजित है। जब सभी 5 बल्ब चमकते हैं तो 5 एम्पियर की धारा दर्ज की जाती है। तब परिपथ में क्षय शक्ति और प्रत्यय बल का प्रतिरोध क्रमशः डैश होगा। इसका आप लोग डिस्कस जो है ना, इस पीडीएफ जो देंगे उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि हल करना इस पे संभव नहीं हो पा रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है कि धमनियों में रक्त दाब सिराओं की तुलना में होता है कम, अधिक, कभी कम कभी अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए धमनियों में जो रक्त दाब होता है वो सिराओं की तुलना में अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए रक्त हृदय द्वारा धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है। रक्त जो है हृदय के द्वारा धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है। और सिरा द्वारा क्या, अशुद्ध रक्त शरीर से हृदय तक पहुंचाया जाता है। और सिरा में क्या आता है, अशुद्ध रक्त, धमनी में शुद्ध रक्त। और सिरा में जो रक्त का पीएच मान अधिक, जबकि धमनी में पीएच मान कम होता है। रक्त दाब जो हम लोग मापते हैं स्फग्मोमीनोमीटर से। और मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन करें। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करेगा तो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक प्लस AgNO3, 2AgNO3 रिएक्शन करने के बाद होगा ZNO3 होल 2 प्लस 2G, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है ये देख सकते हैं कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस का मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस। और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस का मतलब अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया। इन दोनों लेंसों के संयोजन क्षमता क्या होगा, संयोजन क्षमता, यानी कि P1 प्लस में P2 बताना है। अब देखिए P1 बराबर क्या होगा, अभिसारी मतलब क्या आता है, उत्तल का फोकस दूरी क्या आता है, पॉजिटिव। तो P बराबर 1/f, तो 1 सेंटीमीटर में f है तो इसका 100/50। यहाँ से हल करेंगे तो 2 डायोप्टर निकलेगा। अब P2 क्या ये है आपका अपसारी यानी कि अवतल लेंस की फोकस दूरी होता है ऋणात्मक, तो ये हो जाएगा क्या आपका ऋणात्मक माइनस 100/20। यहाँ से करेंगे तो -5 डायोप्टर। दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, -3 डायोप्टर। क्या आएगा, -3 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है, ये सुमेलित करना है। इधर वाहक है और इधर रोग। सीसी मक्खी जो होता है किसके होता है, निंद्रा रोग। किससे होता है, निंद्रा रोग से। सीसी मक्खी निंद्रा रोग उत्पन्न करता है। एडीज मच्छर करता है पित्त ज्वर। जलीय घोंघा करता है विली हेरजिया। और सैंड मक्खी करता है काला जार, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है कि ठोस द्रव और गैस द्रवों में विस्तृत है, यानी कहने का मतलब कि ठोस द्रव और गैस तीनों द्रव में विस्तृत यानी द्रव में मिल जाते हैं। विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए विसरण में क्या होगा, बोला गया कि गैस की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में कम होती नहीं, गैस की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है, ये गलत है। ये क्या है, गलत। अगला प्रश्न क्या है कि द्रव की विसरण दर ठोस या गैस की तुलना में अधिक होती नहीं। विसरण दर द्रवों की विसरण दर ठोस या गैस की तुलना में अधिक नहीं होती है, उसके बीच में होता है। ठोसों की विसरण दर द्रव या गैस की तुलना में अधिक होती नहीं होती है। ठोसों में विसरण दर द्रव या गैस की तुलना में सबसे कम होती है। चौथा ऑप्शन क्या है कि गैस का विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है, बिल्कुल यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं, ये मैथ का है। ये सारे आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करके हल कर सकते हैं। एक दिया हुआ कि एक त्रिभुज की समान भुजाओं का सम्मुख कौन होते हैं। देखिए किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कौन समान होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका क्या है देख सकते हैं, ये रीजनिंग का प्रश्न है। इस तरह आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं और वहां से सेट लगा सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना जो की गई थी वो कब की गई थी, वो की गई थी 1881 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब देखिए जनगणना, भारत पहली बार जो संपूर्ण जनगणना 1881 में हुआ था। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, नियमित जनगणना। और जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में।
लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। और स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 ईस्वी के समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपाला स्वामी थे। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। और आर्टिकल 21 के तहत आप किसी भी मनपसंद लड़की से शादी कर सकते हैं, या कोई भी लड़की जो है मनपसंद लड़का से शादी कर सकता है, वो आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 20 में क्या है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 22 में क्या मिलता है कि गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण का वर्णन मिलता है। और जो मौलिक अधिकार है वो हम लोग भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक। अगला प्रश्न क्या है कि किसी चालक को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V1 है। इसे 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 हो जाता है। तो V1/V2 यानी V1 कितना मान है 6, V2 कितना है 9। तो इसको कटाइएगा तो 2/3 आएगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9 यानी कि 2/3, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है कि प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम क्या है? डीएनए, अमीनो अम्ल, आरएनए या प्रोटीन्स? डीएनए, आरएनए, अमीनो अम्ल, प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले डीएनए, फिर आरएनए, फिर अमीनो अम्ल, तब फिर प्रोटीन्स होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी दी गई संरचना का सही नामांकन है? संरचना का क्या है सही नामांकन है, संरचना का सही नामांकन है। CH3 CH2OH, ये होगा एथेन 1 ऑल, एथेन 1 ऑल होगा, एथेन 1 ऑल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, एक गेंद 40 मीटर ऊंची 40 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराई जाती है। 20 मीटर गिरने के बाद उसका वेग क्या होगा? यानी u का मान क्या आ गया 0। अपन जानते हैं v स्क्वायर बराबर क्या होता है u स्क्वायर प्लस ऊपर से नीचे गिरा रहा तो 2gh होगा, 2gh। u का मान तो हो गया आपका 0 प्लस 2, g का मान कितना 10 और v का मान h का मान कितना आ गया 20 मीटर गिरने के बाद यानी कि 20 हो जाएगा 20। सब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा √400। यहाँ से v का मान जो निकलेगा वो निकलेगा कितना 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा होगा हो जाएगा? नीला, लाल, पीला या हरा पीला? कैसा रंग होगा? तो वो होगा आपका लाल। क्या होगा लाल। जठर रस में डुबाने पर पीएच का पेपर का रंग जो होगा वो होगा लाल। अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए 3 सबसे आम संकेतक है, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथेलीन। अगला प्रश्न क्या है कि मम्स है एक वायरस रोग, कवक रोग, जीवाणु जनित रोग या प्रोटोजोआ रोग? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस यानी कि वायरस रोग से होता है। अगला है कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का विवर्तन? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कुछ तली हुई ऊपर उठी हुई दिखाई देता है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हेलोजन की तरह व्यवहार करता है? हीलियम, लिथियम, नियोन या हाइड्रोजन? वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक द्विपरमाणु का अणु है। द्विपरमाणु मतलब क्या हो सकता है? 2 अणु है, H2 है। हाइड्रोजन प्रत्येक ऑक्सीकरण तत्व के साथ प्रतिक्रिया करता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। आगे आप देख सकते हैं ये क्या है मैथ का प्रश्न है। मैथ का प्रश्न है तो इसका पीडीएफ आप वहाँ कहाँ कर सकते हैं प्राप्त? टेलीग्राम से, वहाँ से हल लगा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका देख सकते हैं क्या है, ये सब आपका न्यूमेरिकल का है। अगला प्रश्न आपका यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? वह है आंध्र प्रदेश। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का।
भरतनाट्यम तमिलनाडु का। मणिपुरी कहाँ का? मणिपुर का। मोहिनीअट्टम कहाँ का? यह है केरल का। कहाँ का? केरल का। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर या रहीमतुल्ला ए सयानी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। और सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1864 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। भारतीय सिविल सेवा के लिए पहली परीक्षा लंदन में आयोजित की गई थी, जो कि 1855 ईस्वी में। और 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न क्या है कि पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित है? 4, 5, 2, सॉरी 1 या 2? क्या होगा? 2। वो होगा जाइलम और फ्लोएम। अगला प्रश्न क्या कि परमाणु त्रिज्या के सही बढ़ते क्रम का चयन करें। सही परमाणु त्रिज्या का बढ़ते क्रम का चयन करना है। क्या करना? चयन। क्या होगा सबसे ज्यादा? रुबिडियम का, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है कि स्पंदन गतियां जिन्हें नाड़ी स्पंदन या नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होती है? हृदय में प्रवाहित रक्त के कारण, फेफड़ों में प्रवाहित रक्त के कारण, सिराओं में प्रवाहित रक्त के कारण, धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वैष्ण। किसी भी रुधिर वाहिनी में रक्त का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। अगला प्रश्न क्या? यदि माता एवं पिता का रक्त वर्ग क्रमशः ए बी तथा ओ हो तो बच्चों का संभावित रक्त वर्ग क्या होगा? तो बच्चों का जो संभावित रक्त जो वर्ग होगा वो होगा ए या बी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कि रेडॉक्स अभिक्रिया है में क्या होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक वयस्क मानव में मूत्र में क्या होता है? मूत्र में क्या होते हैं? तो 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% में अनअवशिष्ट पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि सजातीय श्रेणियों के सदस्य के मध्य किसका अंतर होता है? C2H इकाई का, CH2 इकाई का, C2H2 इकाई का या CH इकाई का। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, CH2 इकाई का। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन डीएनए अणु का आधार युग्म है? डीएनए अणु का आधार युग्म है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, एडेनिन और थाइमिन, और क्या होगा? साइटोसिन और गुआनिन, यानी एटी और जी सी, एटीजीसी, एटीजीसी। क्या होगा? एटी और जीसी। अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये मैथ का, देख सकते हैं मैथ का। आइए पीडीएफ प्राप्त करके हल कर सकते हैं। जीके जीएस का देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? अम्बुवाची मेला, मोत्सु, वांगला या चापर चापचर कूट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, अम्बुवाची मेला। क्या होगा? अम्बुवाची मेला। इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु विवाह और संतान की कामना से आते हैं और इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। पूर्व का महाकुंभ अम्बुवाची मेला को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उन्मूलन अस्पृश्यता प्रावधान का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 32। अस्पृश्यता का ये आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 17 में। परंतु संविधान में अस्पृश्यता की परिभाषा नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल आर्टिकल जो है 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। और आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। और आर्टिकल 19 में क्या है? आर्टिकल 19 में मूल अधिकारों का केंद्र बिंदु है, आर्टिकल 19। देख सकते हैं ये इसका आंसर है। और पूरा फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये था आपका टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह का वीडियो और लाते रहें। धन्यवाद।